चलिए ज़रा आपको आज टाइम ट्रैवल कराते हैं और चलते हैं हम अपने बचपन में। याद है जब स्कूल में हम पहली बार अपनी तस्वीरें बनाते थे, या फिर अपने मॉम डैड की तस्वीरें बनाते थे, या फिर किसी ह्यूमन पिक्चर की तस्वीर बनाते थे, तो हम अपनी आर्ट की कॉपी में जब उसको ड्रॉ करते थे तो हम अपना क्रेयॉन्स निकालते थे उसे कलर करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे हम उसे मोम कलर बोलते थे। खैर, तो जब आपने उसका डब्बा खोला तो उसमें आपने एक रंग देखा होगा जिस पर लिखा होता था स्किन कलर। जी हाँ, वही कलर जिसे हम किसी की भी तस्वीर या चित्र बना रहे हो तो जब भी स्किन का रंग भरना होता था, कलर का रंग भरना होता था उस कलर का, तो हम उसी से भरते थे। पर तुरंत ही फिर हमने अपने अचानक से उसे अपनी बाह से मिलाकर देखा। मैंने भी किया बहुत बार कि उस कलर को निकाला और अपने हाथ से ऐसे मैच करा कर देखा है। और शायद पहली बार बिना किसी के कुछ कहे हमेशा से मन में एक सवाल यही आया कि ये रंग तो मेरी स्किन जैसा है ही नहीं। और यहीं से एक ऐसा विचार हमारे अंदर ऐसी जगह बनना शुरू हुआ कि शायद फिर नॉर्मल या आदर्श दिखने वाला रंग कोई और रह ही नहीं गया। यहीं से रंग भेद, या अंग्रेजी में जिसे हम कलरिज्म कहते हैं, उसकी शुरुआत होती है। ये शुरुआत किसी गाली से नहीं होती, ये शुरुआत किसी कानून से नहीं होती, बल्कि एक ऐसे छोटे छोटे अनुभवों से होती है जो हमें कभी सीधे नहीं बताते कि हम कम हैं, लेकिन बार बार ये एहसास ज़रूर दिलाते हैं कि हमसे बेहतर कोई और है। और ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। ये कहानी आज भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया के करोड़ों लोगों की है, जहां त्वचा के रंग को लंबे समय से खूबसूरती, शादी, सामाजिक हैसियत और आत्मविश्वास से जोड़कर देखा जाता रहा है। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि भारत में रंग को लेकर कुछ धारणाएं पहले भी मौजूद थीं, लेकिन आज जिस मॉडर्न कलरिज्म को हम देखते हैं वो सिर्फ पुरानी सोच का एक विस्तार नहीं है। ब्रिटिश शासन के दौरान रंग को नस्ल, सत्ता, नौकरी और सामाजिक दर्जे के साथ इस तरीके से जोड़ दिया गया कि वो धीरे धीरे समाज की एक गहरी व्यवस्था का हिस्सा बन गया। अगर आज के समय की बात करें तो सोशल मीडिया खोलिए, किसी टूरिस्ट प्लेस पर चले जाइए, कई बार आपने भी देखा होगा कि किसी गोरे विदेशी को सिर्फ उसके गोरे रंग और विदेशी होने की वजह से अलग तरह का ट्रीटमेंट मिलता है, उसे अलग तरीके का एक आकर्षण मिलता है, ध्यान मिलता है। उसके साथ लोग सेल्फी लेना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और कई बार बिना किसी वजह के उसके साथ या फिर उसे ज़्यादा अहमियत दे देते हैं। ये चीज़ हमारे साथ क्यों नहीं होती? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारतीय मेहमान नवाजी में कहीं कुछ अंतर है या फिर कहीं कुछ अलगपन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर कोई ऐसा करता है। लेकिन सवाल ये ज़रूर है कि आखिर गोरेपन को हम इतनी आसानी से प्रतिष्ठा और आकर्षण से क्यों जोड़ देते हैं? और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। अगर आज भी गोरी त्वचा को सफलता का, सुंदरता का और अच्छे रिश्तों से जोड़कर उसे देखा जाता है, तो क्या भारत हमेशा से ऐसा ही था, या फिर ये सोच हमारे ऊपर औपनिवेशिक दौर की एक ऐसी छाप है जो आज भी हमारे समाज और हमारी मानसिकता में कहीं ना कहीं जिंदा है? इसी सवाल का जवाब हमें इतिहास में तलाशना होगा, और आज की इस वीडियो में हम उसको आपको सामने कोड दर कोड, एक तरीके से परत दर परत ओपन करते जाएंगे। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन। लेकिन जब हम इतिहास में थोड़ा और पीछे जा ही रहे हैं तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। आज जिस सांवले रंग को कई लोग हीन भावना से जोड़ देते हैं, कहीं ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं नीचा दिखाया जा रहा है, लेकिन भारत के पुराने साहित्य में सांवली त्वचा को खूबसूरती का प्रतीक माना गया है। उदाहरण के लिए तमिल के प्राचीन संगम साहित्य की कुरुवंतु कोई जैसी प्रेम कविताओं में नायिका, यानी जो मुख्य किरदार में नायिका है, वो अपनी सांवली सुंदरता का गर्व से उल्लेख करती है। यानी उस दौर में गहरी त्वचा शर्म की नहीं बल्कि सौंदर्य की पहचान थी। अगर भारतीय परंपरा की बात करें तो भगवान कृष्ण का भी उदाहरण सबके सामने है। उनके नाम का अर्थ ही श्याम है, यानी काला, यानी गहरे नीले रंग से जुड़ा माना जाता है। भक्ति साहित्य में उन्हें बरसात के बादलों जैसी आभा के तौर पे, आकर्षण और दिव्यता के तौर पे एक प्रतीक बताया गया है। यानी भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में सांवले रंग को कभी सिर्फ कमी या कमजोरी के रूप में नहीं देखा गया है। दिलचस्प बात यह भी है कि भारत आए कुछ विदेशी यात्रियों ने भी ऐसी ही बातें लिखी हैं। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो ने दक्षिण भारत के बारे में उल्लेख करते हुए ये लिखा है और ये कहा है कि वहाँ कई जगह देवताओं को गहरे रंग और राक्षसों या बुराइयों के प्रतीकों को हल्के रंग में चित्रित किया जाता था। ये अकेला प्रमाण नहीं है और इससे पूरे भारत के बारे में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, लेकिन इतना जरूर है और समझ में आता है कि मध्यकालीन भारत में सांवला रंग हर जगह हीनता का प्रतीक नहीं था। लेकिन फिर इतिहास ने करवट ले ली और यह बदलाव धीरे धीरे नहीं हुआ, बल्कि एक व्यवस्थित व्यवस्था के जरिए हुआ है। ब्रिटिश शासन के दौरान रंग सिर्फ त्वचा का रंग नहीं रहा, बल्कि सत्ता और सामाजिक पहचान का हिस्सा बन गया। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज के आसपास अंग्रेजों की बस्ती को व्हाइट टाउन कहा जाता था, जबकि भारतीयों के इलाके ब्लैक टाउन कहे जाते थे। ये देखिए हमारे विचारों में कैसे गढ़ा गया है इसे।
कई यूरोपीय क्लबों की मेंबरशिप लगभग पूरी तरह अंग्रेजों तक सीमित थी। यानी ये सिर्फ लोगों की सोच नहीं थी, बल्कि शहरों, संस्थानों और सार्वजनिक जगहों तक में रंग और नस्ल के आधार पर अलगाव दिखाई देने लगा था। इस दौर में एक नाम सामने आता है हर्बर्ट होप रिस्ले का। 1901 की जनगणना के दौरान उन्होंने भारतीय जातियों को नस्ल के आधार पर समझने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने लोगों के बॉडी का मेजरमेंट किया, नाक के आकार का और दूसरी शारीरिक विशेषताओं को वैज्ञानिक बेसिस पर यानी साइंटिफिक बेसिस पर बनाकर समाज को अलग अलग क्लासेस में बांटने की कोशिश की। यहीं से औपनिवेशिक ज्ञान सिर्फ जानकारी जुटाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शासन और नियंत्रण का एक औजार बन गया। जरा सोचिए, पहले किसी समाज पर राज कीजिए, फिर उसके बाद उसी समाज के लोगों को मापिए और फिर उन्हें यह समझाइए कि उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी क्षमता और उनका महत्व जन्म से तय है। यही औपनिवेशिक सोच का सबसे खतरनाक पहलू था, जिसने रंग को, नस्ल को और सामाजिक दर्जे को एक दूसरे से जोड़ दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या विज्ञान भी यही कहता है? क्या सचमुच किसी का रंग उसकी क्षमता या श्रेष्ठता तय करता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आइए आपको इसके पीछे का साइन समझाते हैं। हमारी त्वचा की सबसे ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। इसी में मेलेनोसाइट्स नाम की सेल्स होती हैं, कोशिकाएं, जो मेलेनिन बनाती हैं। ये मेलेनिन हमारी त्वचा, बालों को और आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन इसका काम सिर्फ रंग देना नहीं है, ये सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों के जरिए हमारी त्वचा की रक्षा करता है, उससे उसे बचाता है और डीएनए को नुकसान होने से बचाने में मदद करता है और त्वचा को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। जिन लोगों की त्वचा में मेलेनिन ज्यादा होता है, उन्हें तेज धूप से स्वाभाविक रूप से ज्यादा सुरक्षा मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गहरी त्वचा हर स्थिति में बेहतर है, क्योंकि यही सूर्य की किरणें शरीर में विटामिन डी बनाने के लिए भी जरूरी होती हैं। इसी वजह से हजारों सालों के इस मानव विकास के दौरान भूमध्य रेखा के आसपास रहने वाली आबादी में ज्यादा मेलेनिन डेवलप हुआ है, जबकि कम धूप वाले इलाकों में रहने वाले लोगों की त्वचा उनके कंपैरिजन में हल्की होती है, यानी उनका रंग थोड़ा साफ है। यानी त्वचा का रंग किसी इंसान की योग्यता पर, उसकी सुंदरता पर या नैतिकता के पैमाने पर नहीं है। लेकिन अब ये बात समझाई कैसे जाए? ये सिर्फ भूगोल और जीव विज्ञान की एक लंबी विकास यात्रा का परिणाम है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि प्रकृति के इस साधारण से अनुकूलन को इंसानों ने नस्ल में, साम्राज्यवाद में, भेदभाव में, सुंदरता के पैमाने में बदल दिया है। और यही वो मोड़ है जहां विज्ञान और समाज की दूसरी कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती हैं। लेकिन यहां तक सवाल एक और बड़ा खड़ा हो जाता है। अगर दुनिया में त्वचा का रंग अलग अलग जगहों की धूप और जलवायु से जुड़ा हुआ है, तो फिर भारत का एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन है कि भारत के अंदर ही इतने अलग अलग स्किन टोन क्यों दिखाई देते हैं। एक ही देश में कोई बहुत गोरा है, कोई बहुत काला है, कोई गेहुआ है, कोई बेहद सांवला है, कोई काला है। इसकी वजह क्या है? इसका जवाब हमें जेनेटिक्स में मिलता है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक दक्षिण एशिया की आज की आबादी किसी एक शुद्ध नस्ल से नहीं बनी है। हजारों सालों में यहाँ अलग अलग समुदाय आए हैं, बसे हैं, मिले जुले हैं और समय के साथ साथ एक दूसरे में घुलते चले गए हैं। एक रिसर्च में ANI, ASI, इंडस पेरिफेरी और AASI, ईरानियन और स्टेप जैसे कई प्राचीन आबादियों का जिक्र मिलता है, जिनके लंबे मिश्रण से आज का भारतीय समाज बना हुआ है। यानी अगर हिस्ट्री में हमें जो कुछ भी ये सीखने को मिला है, तो ये वो विचारधारा है, ये वो पहचान है जो एक मिक्सचर यानी मिश्रण की पहचान है, शुद्धता की नहीं है। यहीं पर रेस यानी नस्ल को लेकर बनी कई धारणाएं भी कमजोर पड़ने लगती हैं। वैज्ञानिक संस्थान NHGRI भी ये मानता है कि रेस एक सामाजिक अवधारणा है, ना कि कोई साफ साफ तय की गई जैविक श्रेणी है। इंसान लगभग 99.9% DNA एक दूसरे से साझा करते हैं। यानी नस्ल के नाम पर बनाई गई कठोर जैविक दीवारें उतनी वास्तविकता नहीं है जितनी हमें लंबे समय तक समझाई गई हैं। हाँ, रंग भेद और नस्ल भेद बिल्कुल वास्तविक है, क्योंकि समाज उनके आधार पर लोगों के साथ साथ अलग अलग व्यवहार करता है। लेकिन विज्ञान ये नहीं कहता कि किसी का रंग उसकी क्षमता या इंसान होने की कीमत तय करता है। लेकिन आजादी मिलने के बाद भी ये सोच पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसने बस अपना एक रूप बदल लिया। सत्ता से निकलकर वो बाजार में पहुंच गई। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में अफगान स्नो जैसी ब्यूटी क्रीम आई, जिसके एडवर्टीजमेंट्स में गोरे रंग को आकर्षण का प्रतीक बताया गया। और फिर 1975 में आ गई फेयर एंड लवली, जिसने दशकों तक दर्शकों को यह मैसेज दिया कि गोरा रंग सक्सेस और कॉन्फिडेंस की पहचान है। 2020 में इसका नाम बदलकर ग्लो एंड लवली कर दिया गया और कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग की भाषा बदल ली। लेकिन सवाल आज भी वही है कि क्या सिर्फ नाम बदल देने से समाज की सोच बदल जाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सोच सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित रह ही नहीं गई। शादी के विज्ञापनों में आज भी अक्सर दुल्हन के लिए फेयर कॉम्प्लेक्शन जैसी मांग ज्यादा दिखाई देती है। आपको बहुत सारे मेकअप ब्राइडल स्टूडियोज में ये शब्द मिल जाएगा। कुछ रिसर्च ये बताती है कि नौकरी के सिलेक्शन जैसी जगहों पर भी गहरे रंग के लोगों के प्रति पक्षपात देखने को मिला है।
सामने तो नहीं आती है चीज़ें, लेकिन ऐसा है। यानी रंग सिर्फ आईने की बात नहीं रह जाती, बल्कि रिश्तों में, करियर में और अवसरों तक पहुंच जाती है। और फिर आती है मनोरंजन की दुनिया, जिसे हम चकाचौंध की दुनिया कहते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन कई बार वही फिल्में समाज की सोच बनाती हैं। फिल्म बाला में जो खुद रंग और रूप को लेकर असुरक्षा पर आधारित थी, उसमें भूमि पेडनेकर को गहरे रंग के किरदार के लिए डार्क मेकअप दिया गया था। इस फैसले की आलोचना भी हुई कि ऐसा किरदार किसी स्वाभाविक रूप से सांवली अभिनेत्री को क्यों नहीं दिया गया। सेम उसी तरीके से गली बॉय को ले लीजिए, उसे लेकर भी ब्राउन फेस पर बहस हुई। यानी समस्या सिर्फ कहानी में नहीं, बल्कि किरदारों को देखने के तरीके में भी मौजूद है। और जब बात फिल्मों की कर रहे हैं तो गाने की भी कर लेते हैं। गाने भी ऐसे बने हैं, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से अपना नाता है। तो ये जो गाने के शब्द हैं, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं उन फिल्मों के जरिए, उन फिल्मों में, उन गानों में दर्शाया गया है। और जब फिल्मों के विज्ञापनों, शादी के रिश्तों और घर परिवार की छोटी छोटी टिप्पणियों में बार बार एक ही बात सुनाई देती है, थोड़ा और गोरे होते तो चल जाता, थोड़ा रंग साफ होना चाहिए, स्क्रीन पर थोड़ा रंग साफ होना चाहिए, स्क्रीन पर अच्छे लगोगे, शादी आसानी से हो जाएगी। तो ये जो कमेंट्स हैं ना, जो आते हैं दूसरी तरफ से, वो सिर्फ किसी एक इंसान की राय नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे पूरे समाज का माहौल बन जाती है। लेकिन अच्छी बात यहाँ ये है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसके खिलाफ आवाज़ें उठी हैं। डार्क इज़ ब्यूटीफुल जैसे अभियान ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या खूबसूरती का कोई एक रंग होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाद में इंडियाज़ गॉट कलर जैसी पहल ने भी भारत की रंगों की विविधता को लेकर के गर्व के साथ देखने की बात कही है। यानी बातचीत शिकायत से आगे बढ़कर स्वीकार्यता और सम्मान तक पहुंचने लगी है। शायद यही सबसे ज़रूरी बदलाव है, क्योंकि रंगभेद सिर्फ किसी क्रीम का नाम बदल देने से खत्म नहीं होगा, किसी को कुछ ना कहने से नहीं होगा। ये तब बदलेगा जब हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि उनका रंग मैटर नहीं करता है, जब इतिहास उन्हें बताएगा कि सांवला रंग भी हमारी परंपराओं का हिस्सा रहा है, जब विज्ञान उन्हें समझाएगा कि मेलानिन कोई दोष नहीं है बल्कि प्रकृति का एक अनुकूलन है, और जब समाज ये मान लेगा कि किसी इंसान की खूबसूरती या कीमत उसकी त्वचा के रंग से नहीं तय होती, तो शायद आखिर में सवाल ये नहीं है कि भारत में गोरेपन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। तब सवाल ये हो जाएगा कि हम अपने ही रंग से शर्म करना आखिर सीख कहाँ से गए, और अब उस सोच को हमें कैसे बदलना है। और शायद शुरुआत यहीं से होती है, ये समझने से कि हमारी त्वचा का रंग कोई कमी नहीं है, वो हमारे इतिहास का हिस्सा है, हमारे पूर्वजों की विरासत है, प्रकृति की देन है, और सबसे बढ़कर वो किसी दूसरे की मंजूरी का मोहताज नहीं है। We do not want certificate from the people who criticize or say something about the color। और यही है आज का सबसे बड़ा परम वाक्य। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके साथ मैं हूँ वात्सल्य सारथी का सौदन, कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं दीपक जी, और ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरी साथी ज्योति ने।